रासायनिक विज्ञान की अवधारणाएं। बच्चों, सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। मेरे पास दो शब्द हैं। एक शब्द है मेरे पास द्रव्य और एक शब्द है द्रव। द्रव्य और द्रव आपस में मिलते जुलते उच्चारण तो है, लेकिन दोनों चीजें अपनी अपने आप में अलग अलग हैं। द्रव्य एक ऐसा पदार्थ है जिसका द्रव्यमान होगा, जिसमें आयतन होगा, और इस द्रव्य का ही एक पार्ट होता है द्रव। इसका तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज कि द्रव्य और जो आज हम कहते हैं कि हमारा कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों को मिलकर के बना है, लेकिन सबसे पहले जब रसायन विज्ञान की अवधारणाएं शुरू हुई थी, तो ये माना गया था कि जो द्रव्य है मुख्य रूप से 5 प्रकार से बना हुआ है। इसमें कहा गया था कि अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। किसी भी पदार्थ की संरचना के लिए या किसी भी द्रव्य की संरचना के लिए ये 5 चीजें हैं: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। लेकिन धीरे धीरे ये माना गया कि, और ग्रीक कई समय तक ये मानते रहे कि किसी भी पदार्थ की संरचना के लिए ये 5 चीजें आवश्यक है। संभवतः सबसे पहले ऋषि हुए थे महर्षि कणाद हुए थे, जिन्होंने सबसे पहले जिन्होंने ये सिद्ध किया था कि पदार्थ छोटे छोटे कणों को मिलकर के बना होता है। लेकिन वो उस छोटे छोटे कण को भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं कर पाए कि इस कण को क्या कहा जाता है। किंतु 1808 में डाल्टन पहले वैज्ञानिक हुए थे, जिन्होंने कहा था कि कोई भी द्रव्य छोटे छोटे कणों को मिलकर के बना होता है, और जिसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु। देखो, सबसे पहले बात तो रखी थी महर्षि कणाद ने कि कोई भी पदार्थ सूक्ष्मतम कणों को मिलकर के बना होता है, किंतु वो इस कण को पर्टिकुलर्स नहीं कह पाए कि इस कण को क्या नाम दिया जाए। 1808 में डाल्टन ने कहा कि पदार्थ छोटे से छोटे कणों को मिलकर के बना होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और एक बात और कही थी उन्होंने कि ये परमाणु अविभाज्य है। क्या आज की परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो आज की परिप्रेक्ष्य में परमाणु अविभाज्य नहीं है। लेकिन मैं शुरुआत की दौर कर रहा हूं कि जब पदार्थ की बात हुई थी, भाई पदार्थ कैसे बना, ये तो उस समय शुरुआत में तो मैं ग्रीक ने तो काफी लंबे समय तक ग्रीक वासियों ने ये माना कि पदार्थ की रचना जो है इन 5 चीजों से होती है। और शायद तुम लोगों ने देखा होगा कि हम जब घरों में भी बात करते हैं या ज्योतिष की बात करते हैं, तो ज्योतिष की बात में भी इन चीजों का जिक्र होता है। लेकिन काफी समय तक माना गया, लेकिन बाद में महर्षि कणाद ने स्पष्ट किया कि पदार्थ इन 5 चीजों से न बन करके छोटे छोटे कणों को मिलकर के बना होता है। और उसको ज्यादा अच्छा और आज अच्छे ढंग से क्लियर किया 1808 में डाल्टन ने कहा कि कोई भी पदार्थ जो छोटे छोटे कणों को मिलकर बना होता है उसे परमाणु कहते हैं, और परमाणु अविभाज्य होता है। परमाणु क्या होता है? अविभाज्य। एक शब्द आ रहा है इसमें, अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब है इसको न तो तोड़ा जा सकता है और न बनाया जा सकता है। तो बच्चों, आज मैं बात करता हूं कि ब्रह्मांड में जो हमारे पास तत्व हैं वो क्या पदार्थ किन किन रूपों में पाया जाता है। मुख्य रूप से हमारा जो ब्रह्मांड है, मुख्य रूप से 2 प्रकार से इसका निर्माण हुआ है। एक हुआ है द्रव्य और दूसरा हुआ है ऊर्जा से। द्रव्य और ऊर्जा से, ये 2 चीजें हैं। द्रव्य और ऊर्जा से हमें क्या हुआ है, हमारा क्या हुआ है, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो द्रव्य ऊर्जा हमें मुख्य रूप से 2 प्रकार से प्राप्त होती है। सूर्य से प्राप्त होती है, अब तो कई प्रकार से, लेकिन मुख्य रूप से ही सूर्य और ऊष्मा।
से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। अब ब्रह्मांड की जब संरचना होगी, ब्रह्मांड दो द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर के बना है, और द्रव्य के भी उन्होंने दो प्रकार से वर्गीकरण किया था, भौतिक वर्गीकरण, और रासायनिक भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में मुख्य रूप से उन्होंने पदार्थों को तीन भागों में बांटा था, ठोस, द्रव और गैस। और बच्चों, एक अवस्था और होती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। चौथी अवस्था होती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था मुख्य रूप से इन्होंने ये ब्रह्मांड को दो भागों में बांटा था, द्रव्य में और ऊर्जा में। और द्रव्य का भी उसने दो प्रकार से वर्गीकरण किया, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। और रासायनिक वर्गीकरण का भी दो प्रकार से उसने विभाजन किया। रासायनिक वर्गीकरण का भी उन्होंने दो प्रकार से, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, दो प्रकार से उसका वर्गीकरण किया, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। मेरी बच्चों से अपेक्षा है कि मेरे साथ साथ इस चार्ट को बनाएंगे, फिर हम प्रत्येक टॉपिक पर एक एक करके बात करेंगे। शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार से बना था, तत्व। शुद्ध पदार्थ को भी हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, तत्व और यौगिक। और मिश्रण को भी हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब देखो बच्चों, अभी देखो बच्चों, ये ब्रह्मांड था। ब्रह्मांड से हम लोग भौतिक वर्गीकरण पे पहुंच गए, रासायनिक वर्गीकरण पे पहुंच गए। अब इस तत्व को भी, इन तत्वों को भी उन्होंने तीन वर्गों में बांटा था। तीन वर्गों में बांटा जाता है, धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और धात्वान, या इसको हम उपधातु भी कहते हैं, धात्वान या उपधातु। और यौगिक को भी दो भागों में बांटा गया था, अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। इस प्रकार से ब्रह्मांड में हम लोगों को यहां तक देखो, ब्रह्मांड जब हम शुरुआत की बात कर रहे थे, शुरुआत में कहा गया कि पांच तत्वों को मिलकर के बना हुआ है, इसमें अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी थी। कई समय तक ये मर्यादाएं चलती रही, लेकिन बाद में जब मैंने कहा कि महर्षि कणाद शायद पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों को मिलकर के बना होता है, लेकिन वो भी स्पष्ट नहीं कर पाए थे कि इसको ही परमाणु कहते हैं। लेकिन उन्होंने ये आश्वस्त कर दिया था कि किसी भी पदार्थ का निर्माण हमेशा छोटे छोटे कणों को मिलकर के बना होता है। उसके बाद 1808 में जब डाल्टन जी ने अपना थ्योरी निकाली, तो डाल्टन जी ने कहा कि कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों को मिलकर के बना होता है, और जिसे हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु अविभाज्य है। मैं आज की परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं परमाणु अविभाज्य है, लेकिन आज की स्थिति में परमाणु अविभाज्य नहीं है। सब लोग जानते हैं कि परमाणु को भी हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं छोटे छोटे कणों में। लेकिन आज मैं सिर्फ द्रव्य, एक टॉपिक मेरा जो मुख्य है द्रव्य, मैं बच्चों आज तुमको इस द्रव्य पे ठोस, द्रव, गैस और धातु, अधातु, धात्वान, अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक के बारे में चर्चा करूंगा। तो आज पहली चर्चा करता हूं मैं आपसे। पहली चीज है, देखो हमारे पास
अधिकांश बच्चे जानते होंगे, तो 6, 7, 8 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ठोस, द्रव और गैस। लेकिन आज तक हम लोग सीधे एक परिभाषा बोलते थे कि ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का जो है आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, और गैस का ना आकार निश्चित होता है और ना आयतन निश्चित होता है। इतना तो हम लोग सब जानते हैं, हमने पढ़ा है। लेकिन कभी मैं अगर ये पूछूं कि ऐसा क्यों होता है कि ठोस का आकार निश्चित क्यों होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, आयतन क्यों निश्चित होता है, और गैस का आकार और आयतन निश्चित क्यों नहीं होता है? एक मुख्य गुण है जो अंतर कर सकते हैं इन दोनों में, और ठोस में और द्रव और गैस में। आप लोगों ने देखा होगा कि तरलता, एक शब्द और आता है तरलता, जो तरलता जो है द्रव और गैस में पाई जाती है लेकिन ठोस में नहीं पाई जाती। ये भी कारण है कि ऐसा क्यों है। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए मैं सबसे पहले आपको आज एक दो शब्द बात कर रहा हूं जो आप लोग समझेंगे। शब्द है बेटा, दो शब्द है हमारे पास, एक है अंतर आणविक स्थान और एक है अंतर आणविक बल। दो चीजें हैं, एक है हमारे पास अंतर आणविक बल और दूसरा है अंतर आणविक स्थान। अब हमको, आज तक तो हम ठीक थे, हमने पढ़ा कि ठोस के आकार और आयतन निश्चित होता है, ये तो हमने पढ़ा। लेकिन अब क्यों होता है, क्यों ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, क्यों द्रव का नहीं होता है, क्यों गैस का नहीं होता है? तो देखो, मुख्य अगर मैं पूछूं कि अंतराण्विक बल और अंतराण्विक स्थान, तो पहले तो ये चीजें हम क्लियर हो जाएं कि हम अंतराण्विक बल कहते किसको है और अंतराण्विक स्थान कहते किसको है। तो पहली चीज है अंतराण्विक बल। बच्चों, कोई भी पदार्थ छोटे छोटे कणों को मिलकर बना होता है। वो कण तुम्हारे अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो माना मैं बात कर रहा हूं, छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं मैं तुम्हारे पास कि NaCl है, माना हमारे पास NaCl भी एक ठोस है, जानते हो, क्रिस्टलाइन ठोस कहते हैं इसको। खैर वो आगे की कक्षा में पढ़ोगे तुम कि क्रिस्टलाइन क्या है। तो अब बात कर रहे हैं हम कि माना मेरे पास 3 NaCl एक ठोस है, NaCl मेरे पास ठोस है। तो देखो, NaCl जो क्रिस्टलाइन सॉलिड बना है वो दो परमाणु को मिलकर बना है, एक Na को मिलकर बना है और एक Cl को मिलकर बना हुआ है। तो अब देखो, Na और Cl को मिलकर के अवयवी कण, तो दो अवयवी कण हैं। कोई भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का निर्माण जो है ये अंतराण्विक बल और अंतराण्विक स्थान पर भी निर्भर करता है, ठोस, द्रव और गैस का। अब मैं इसी आधार पर जरा बात करना चाहता हूं आपसे कि अगर हम इनका अंतर पता करें, ठोस, द्रव और गैस में, अगर हम अंतराण्विक बल और अंतराण्विक स्थान के आधार पर ठोस, द्रव और गैस की व्याख्या करें, तो देखो, पहली चीज मैं बात कर रहा हूं, अगर माना तुमसे बात करना चाह रहा हूं मैं पहले अंतर आणविक बल। तो बच्चों देखो, अंतर आणविक बल, अगर मैं यहां पर ठोस, द्रव और गैस, तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि अगर देखो, ठोस की बात कर रहा हूं मैं कि जो ठोस के अणु हैं वो बहुत पास, माना यहीं पर मैं बात कर रहा हूं, ये माना कोई ठोस के अणु ये बहुत पास पास हैं। यहां पर द्रव की बात कर रहा हूं मैं कि इसमें थोड़ा सा दूर है, और यहां पर गैस की बात कर रहा हूं मैं कि ये बहुत दूर दूर है। तो देखो, अब इससे एक चीज मैं अगर क्लियर करना चाहूं कि आकर्षण बल इसमें देखो, ये जो अंतर आणविक बल है ये मुख्य रूप से आकर्षण प्रकृति का होता है, आकर्षण बल। और कई प्रकार के आकर्षण बल होते हैं इसमें, कई प्रकार के आकर्षण बल, भौतिक आकर्षण बल हो सकते हैं, जैसे वान डेर वाल आकर्षण बल है। कई प्रकार के रासायनिक और भौतिक आकर्षण बल काम करते हैं, इनको अंतर आणविक बल कहते हैं हम। तो अंतर आणविक, यहां पर देख रहे हैं हम कि ये लोग ये बहुत पास पास हैं, ये थोड़ा दूर है और ये बहुत दूर है। तो अगर मैं बात करना चाहूं कि अंतर आणविक बल ठोस, द्रव और गैस किसमें सबसे अधिक होगा, तो अंतर आणविक बल सबसे अधिक ठोस में होगा, ठोस से कम द्रव में होगा और सबसे कम गैस में होगा। माना आकर्षण बल, देखो यहां पर आकर्षण है तो ये कण पास पास है, बहुत नजदीक नजदीक जुड़े हुए हैं। यहां पर आकर्षण बल थोड़ा कम है तो ये थोड़ा दूर दूर है, और यहां पर तो बहुत ही दूर दूर है, क्योंकि यहां पर आकर्षण बल बिल्कुल नहीं है। इसी कारण जो हम बात करते हैं कि इन दोनों में तरलता पाई जाती है, इन दोनों में तरलता, जिसको हम कहते हैं बहने का गुण।
कहते हैं ना द्रव और गैस तो बहती है, फैलती रहे कमरे में, अगर हमने अगरबत्ती जला दी तो उसकी सारी खुशबू कमरे में फैल जाती है, या कहीं पर पानी गिर गया तो वो चलने लग जाता है क्या। लेकिन ठोस ऐसा नहीं करता। इसका कारण यही है कि ठोस में जो आकर्षण बल है वो सब ठोस के अणुओं के बीच में या कणों के बीच में, अणु परमाणु आयन कुछ भी हो सकता है, वो उनके बीच में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। और ये एक निश्चित जो दिशा होगी इसके एक निश्चित दिशा के दोनों तरफ दोलन करेगा। ये बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकते हैं क्योंकि इनमें आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। द्रव में आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम और गैस की अपेक्षा अधिक होता है, और गैस में अंतराण्विक बल सबसे कम होता है। तो देखो बेटा बच्चों, ये क्लियर हो गया कि अब हम कहेंगे कि ठोस की आकृति और आयतन निश्चित इसलिए होता है कि इसमें अंतराण्विक बल सबसे अधिक होता है। अब दूसरी बात आ रही कि अंतराण्विक स्थान कहते किसको है। पहले बल तो क्लियर हो गया कि जो किसी भी पदार्थ के कणों को आपस में बांधे रखे उस बल को हम अंतराण्विक बल कहेंगे, और इस बल का जो नेचर होगा वो हमेशा क्या होगा, आकर्षण होगा। और अब दूसरी बात आ रही अंतराण्विक स्थान, मतलब जो पदार्थ है उसके अणुओं के बीच में जो स्थान होगा उसको हम कहेंगे अंतराण्विक स्थान। माना ये स्थान जो है, ये वाला जो स्थान है इसको हम कहेंगे अंतराण्विक स्थान। यहां पर देखो इन दोनों के बीच में जो स्थान है इसको, इस स्थान को हम क्या कहेंगे, अंतराण्विक स्थान। इसको क्या कहेंगे हम, अंतराण्विक स्थान। तो देखो अब हम यहां पर दूसरे रूप में कह सकते हैं कि जो ठोस है उसमें अंतराण्विक स्थान सबसे कम है, द्रव में ठोस की अपेक्षा अधिक है, और गैस में ठोस और द्रव दोनों की अपेक्षा सबसे ज्यादा अंतराण्विक स्थान होता है, इसलिए वो आसानी से फैल सकती है। अब इसमें दो प्रश्न बन सकते हैं बेटा हमारे। एक तो पहली चीज है कि हम अगर आपसे कहें कि ठोस की आकृति निश्चित क्यों होती है, तो उसके पीछे बिल्कुल क्लियर रीजन है कि अंतराण्विक बल अधिक और अंतराण्विक स्थान सबसे कम होता है। अंतराण्विक बल सबसे अधिक होता है और अंतराण्विक स्थान सबसे कम होता है, जिसके फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें जो कण होते हैं वो एक निश्चित दोलन कर पाते हैं। बहुत ज्यादा उनमें जो है तरलता नहीं पाई जाती है, वो सिर्फ क्या करते हैं, एक निश्चित बिंदु के दोनों ओर दोलन गति करते हैं। द्रव और गैस, इनमें अंतराण्विक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, और अंतराण्विक बल जिसकी प्रकृति आकर्षण की होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। तो अब क्लियर हो गया ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों चीजें हम लोग समझ जाएंगे। अब ये तो हमें क्लियर पहले से पता था, हम पढ़ते थे कि ठोस की आकृति और आयतन निश्चित होता है। अब क्यों आकृति और आयतन निश्चित होता है, क्योंकि ठोस में अंतराण्विक बल सबसे अधिक और अंतराण्विक स्थान सबसे कम होता है। आकर्षण बल अधिक होने के कारण क्या होंगे, आपस में नजदीक होंगे, तो उनमें बहुत आसानी से वो अलग नहीं हो सकते हैं। द्रव और गैस में वो स्थिति नहीं होती है। द्रव में अंतराण्विक बल ठोस की अपेक्षा कम और अंतराण्विक स्थान द्रव की अपेक्षा और ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। और इसमें गैस में अंतराण्विक स्थान सबसे अधिक और अंतराण्विक बल सबसे कम होता है। तो ठोस, द्रव और गैस तीनों चीजें क्लियर हो गई। और एक चीज और इसमें क्लियर है बेटा कि हम अगर ये प्रश्न है क्लियर कि तरलता क्यों नहीं पाई जाती है ठोस में, और द्रव में और गैस में तरलता क्यों पाई जाती है, तो उसका कारण भी वही है कि यहाँ पर अंतराण्विक बल सबसे अधिक और अंतराण्विक स्थान सबसे कम होता है। तो जो कण है आपस में एक दूसरे को बांधे रखते हैं, और अन्य सिचुएशन में ऐसा नहीं है। द्रव में भी अंतराण्विक बल के मान कम होने लग जाता है और गैस में भी कम होने लग जाता है। तो पहला जो हमारा भौतिक वर्गीकरण था द्रव का, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा स्थिति विशेष स्थिति होती है। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो हम भौतिक वर्गीकरण में ठोस, द्रव और गैस की बात करते हैं। अब हमें ठोस, द्रव और गैस की आज तक हमने परिभाषा पढ़ी थी कि ठोस का आकृति और आयतन निश्चित होता है, द्रव का जो है आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती है, और गैस का ना आकृति और ना आयतन निश्चित होता है। इसलिए अब हम बच्चों क्लियर कर सकते हैं कि इसका क्यों आकार और आयतन निश्चित होता है और इनका क्यों नहीं होता है। अब दूसरे प्रकार का वर्गीकरण है हमारे पास, हमने जो भी बात करी थी, पहला तो ये हो गया। अब हमने दूसरे प्रकार की बात की थी, रासायनिक वर्गीकरण में हमने बात की थी कि शुद्ध पदार्थ। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा और आप लोगों को और क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि हमें तो
इसमें शुद्ध पदार्थ में हम ये बात करना चाहेंगे कि शुद्ध पदार्थ आज तक हमने परमाणु और अणु जो हमारे पास मुख्य यूनिट है, अब तो हम लोग सब क्लियर है कि कोई भी तत्व परमाणु के किसी भी कोई भी पदार्थ सूक्ष्मतम कण से मिलकर के बना होता है और जिसे हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु की परिभाषा अगर आप लोग, मैं बोर्ड पे लिख तो नहीं रहा हूं लेकिन आपसे बोल रहा हूं कि परमाणु की परिभाषा वो किसी भी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो लेता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और स्वतंत्र अवस्था में होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया परमाणविक न होकर के आणविक अभिक्रिया होती। परमाणु भाग लेते हैं लेकिन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? आणविक होती है। निर्माण अणु का होता है, परमाणु का नहीं होता है। तो अब दूसरी बात आ रही है, सबसे छोटा कण हो गया परमाणु, उसके बाद हो गया अणु, और अब हम बात कर रहे हैं मुख्य रूप से तत्व। हम बात कर रहे हैं तत्व और यौगिक। दूसरी बात कर रहे हैं हम यौगिक, तत्व और यौगिक। अब तत्व भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटे गए। तत्व भी, पहले तो हम तत्व की परिभाषा बोलेंगे, तत्व है क्या। देखो हम कह रहे हैं कि ये मेरे पास एक तत्व है Na, मैं कह रहा हूं मेरे पास ये एक तत्व है Cl, मेरे पास एक तत्व है ऑक्सीजन। तो तत्व समान प्रकार, अगर इसकी परिभाषा जानना चाहो तो समान प्रकार के परमाणु से किसका निर्माण होता है? तत्व का निर्माण। मतलब एक जो तत्व होगा उसमें जो सारे परमाणु होंगे वो आपस में क्या होंगे? समान होंगे। आपस में क्या होंगे? समान होंगे। और ये तत्व भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटे गए हैं। पहली बात करी हमने धातु, अधातु और उपधातु, या हम इसको धात्वान भी कहते हैं, मेटलॉइड। कल करना पड़ेगा धात्वान। अब धातु, अधातु और उपधातु 3 चीजें हैं। अब धातु, पहली बात हम कह रहे हैं कि धातु किसे कहते हैं। हमने एक चीज तो हमेशा दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर दो कि धातुएं, अधिकांश धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं। अधिकांश, सारी धातुएं नहीं होती, अधिकांश। 2 धातुएं हैं हमारे पास, मैं कह रहा हूं 2 धातुएं हैं। एक हमारे पास Hg है और एक हमारे पास सोडियम है। ये 2 धातुएं हैं। हम हमेशा कहते हैं धातुएं, धातुओं का पहला लक्षण है कि धातुएं ठोस होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती है और विद्युत की सुचालक होती हैं। कई लक्षण है धातुओं के, लेकिन पहला लक्षण है कि धातु ठोस होती है। लेकिन बच्चों मैं आप लोगों की जानकारी में बता देना चाहता हूं कि 2 धातुएं, जो Hg जिसको हम पारा कहते हैं, सब लोगों ने देखा पारा कहां होता है? सबको आइडिया होगा, जब हम पहले डॉक्टर के पास जाते थे और डॉक्टर जब हमारा टेम्परेचर नापता था, मुंह में वो थर्मामीटर डालता था, तो थर्मामीटर के अंदर जो बिल्कुल जो ऊपर नीचे जाता रहता है पानी की तरह लिक्विड फॉर्म में, तो देखो मरकरी ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। और सोडियम एक ऐसी धातु है कि जिसको हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो इन 2 धातुओं को छोड़ करके अधिकांश सभी धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं, अधात वर्धनीय होती हैं। चलो बेटा ठीक है, इसके बाद इतने पर हम बात करते हैं, इससे आगे हम अगली क्लास में शुरू करेंगे। धन्यवाद।